नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक राजनीति विज्ञान की सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्द और प्रचलित और आधारभूत शब्द व्यवस्था शब्द का अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जब हम संविधान या राज्य शब्द का प्रयोग करते थे, उसके स्थान पर आज व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान में या आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर बीए की कक्षाओं में एक प्रश्न पत्र चलता था, विश्व के प्रमुख संविधान। अब वह नाम बदल करके विश्व की प्रमुख राजव्यवस्थाएं या प्रमुख राजव्यवस्थाएं शब्द कर दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि परंपरागत राजनीति विज्ञान में जो शासन की, राज्य की या संविधान की जो इकाई थी, उसके स्थान पर उसका प्रतिनिधित्व करने वाले नए शब्द व्यवस्था का प्रयोग किया जाता है। व्यवस्था होती क्या है? इसका अर्थ है कि कोई भी निरंतर चलने वाली पहचान योग्य प्रक्रिया जिसका कोई निश्चित लक्ष्य हो, वह व्यवस्था कहलाती है। अर्थात ऐसी प्रक्रिया जो निरंतर चलती हो, ऐसी क्रियाओं का संग्रह भी हो सकता है, ऐसी क्रियाओं का समूह और ऐसी अनंत क्रियाएं जो निरंतर चलती रहती हैं और जिनको स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है और उन क्रियाओं का कोई निश्चित उद्देश्य या लक्ष्य होना चाहिए, वो मिलकर के व्यवस्था का निर्माण करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि व्यवस्था में हम व्यक्ति की बात नहीं करते। व्यवस्था के लिए जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण शब्द है कि उसके अंदर किसी न किसी प्रक्रिया का होना आवश्यक है। व्यवस्था शब्द को परिभाषित करते हुए W.R. एशबी ने लिखा कि व्यवस्था वातावरण से भिन्न होती है और यह अंतः संबंधित चरों का एक ऐसा सेट है या ऐसा समुच्चय है जो वातावरण की बाधाओं के होते हुए भी अनेक प्रकार से अपने आप को बनाए रखता है। तात्पर्य यह है कि व्यवस्था एक वातावरण से घिरी हुई होती है। प्रत्येक व्यवस्था किसी न किसी वातावरण के भीतर ही कार्य करती है। इसलिए व्यवस्था के होने के लिए आवश्यक है कि उसके आसपास कोई न कोई वातावरण होना चाहिए, कोई न कोई परिवेश होना चाहिए और उस परिवेश के भीतर व्यवस्था चलायमान होती है, किंतु वह अपने आप को वातावरण से पृथक रखने में सक्षम होती है। क्यों? क्योंकि उसके जो विशेष प्रकार्य हैं, वो उसके विशेष कार्य, उसका जो विशेष उद्देश्य होता है जिसके लिए व्यवस्था के भीतर कार्य चलते हैं, वो उद्देश्य और वो कार्य ही उसे वातावरण से पृथक पहचानने योग्य बना देते हैं। और यह अंतः संबंधित चर शब्द का अर्थ चर या परिवर्त्य, इस शब्द का अर्थ हम पिछले एक वीडियो में देख चुके हैं। उसका अध्ययन किया जा सकता है चर के अर्थ को समझने के लिए। तो ये जो चर हैं, ये परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। व्यवस्था इन्हीं चरों का एक समुदाय होता है, एक सेट होता है, जो यद्यपि वातावरण के द्वारा बहुत सी बाधाएं उपस्थित की जाती हैं, इन प्रक्रियाओं को ठीक प्रकार से संचालित होने में व्यवस्था पर भी अनेक बाधाएं आती हैं, किंतु फिर भी व्यवस्था अपने आप को बनाए रखने में सक्षम हो जाती है। इसलिए ये जो व्यवस्था है, ये स्वतः स्फूर्त होती है और यह स्वयं अंदर की शक्ति से ही निरंतर ऊर्जा ग्रहण करती है। व्यवस्था मूर्त या अमूर्त हो सकती है। कुछ व्यवस्थाएं मूर्त होती हैं। हमें बहुत सी व्यवस्थाएं भौतिक जगत में और इस भूगोल में, इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सी व्यवस्थाएं नजर आती हैं
जो कि पूरी तरह से जो अनुभविक होती हैं और जिनका कि इंद्रियों से प्रेक्षण भी किया जा सकता है, जिन्हें देखा जा सकता है। लेकिन कुछ व्यवस्थाएं ऐसी भी होती हैं जो इंद्रियों से हमें नजर नहीं आती हैं, वो दृष्टिगत नहीं होती, उनको अनुभव भी नहीं किया जा सकता, किंतु उन्हें केवल विचार के द्वारा समझा जा सकता है, उन्हें देखा भी नहीं जा सकता। इस प्रकार से व्यवस्था एक ऐसा शब्द है जो मूर्त व्यवस्थाओं के लिए भी प्रयोग में आता है और अमूर्त व्यवस्थाओं के लिए भी इस शब्द का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि रेल व्यवस्था। अब रेल व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके प्रत्येक क्रिया को, जिसके प्रत्येक अंग को देखा जा सकता है, इसलिए यह पूरी तरह से मूर्त है, अनुभविक है और प्रेक्षणीय है। इसके विपरीत नैतिक व्यवस्था, जिसका संबंध पूरी तरह से उच्च विचारों से होता है, जिसका संबंध एक आदर्श व्यवस्था की ओर जाने से होता है, ऐसी यदि नैतिक व्यवस्था की बात करें तो यह अमूर्त होती है। इसको हम देखकर ज्ञात नहीं कर सकते, इसका अनुभव भी इंद्रियों के द्वारा नहीं किया जा सकता। इसी श्रृंखला में हम देखेंगे कि कुछ व्यवस्थाएं मूर्त और अमूर्त दोनों ही प्रकार की होती हैं, वो मिश्रित व्यवस्थाएं होती हैं। समाज व्यवस्था और समाज के भीतर चलने वाली अधिकांश जो व्यवस्थाएं होती हैं वे प्रायः मिश्रित श्रेणी की व्यवस्थाएं होती हैं, और इनमें जो राजनीतिक व्यवस्था है या अर्थव्यवस्था है, इन्हें हम मिश्रित व्यवस्थाओं की श्रेणी में रख सकते हैं। ये अर्धमूर्त होती हैं या अर्ध अमूर्त व्यवस्थाएं होती हैं। इनके कुछ अंशों को देखा जा सकता है, लेकिन इसके कुछ विचारात्मक अंशों को केवल समझना ही पड़ता है। यदि हम व्यवस्था को समझने का प्रयास करें और उसको भली प्रकार से जानें तो सर्वाधिक प्रचलित व्यवस्थाएं स्वयं हमारे शरीर के भीतर ही विद्यमान होती हैं, जिन्हें हम तंत्र कहते हैं, वास्तव में व्यवस्था है। तंत्र का पर्यायवाची शब्द है व्यवस्था, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं सिस्टम। जैसे हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र, अब यह रक्त परिवहन व्यवस्था है, पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र, ये सभी प्रकार की व्यवस्थाएं शरीर के एक व्यापक परिवेश में रहते हुए भी अपने अलग पहचान, अपनी अलग स्थिति बनाए रखती हैं, क्योंकि इनके कार्य अन्य व्यवस्थाओं के कार्यों से भिन्न है। यद्यपि भोजन नली और श्वास नली शरीर के भीतर साथ साथ चलती हैं, किंतु श्वास नली का कार्य एक श्वसन संबंधी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होता है, और भोजन नली का जो कार्य है वो पाचन संबंधी कार्यों के लिए होता है। इसलिए प्रत्येक व्यवस्था अपने विशेष कार्य को करने के लिए चलायमान होती है, और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही अपने आप को लगातार प्रचलित करती रहती है। शरीर के भीतर की व्यवस्थाएं पूरी तरह से मूर्त हैं, अनुभविक हैं, और इनका प्रयोग, इनका अध्ययन देख करके भी किया जा सकता है। प्रत्येक व्यवस्था का एक केंद्रीय तत्व होता है, अर्थात व्यवस्था जिसके लिए उसका निर्माण हुआ है, वह केंद्रीय तत्व प्रत्येक व्यवस्था का प्राण होता है। वही केंद्रीय तत्व व्यवस्था को के जीवन को उद्देश्य भी प्रदान करता है, जिसके चारों ओर उस व्यवस्था के विभिन्न अंग, उसकी विभिन्न संरचनाएं और उसकी विभिन्न गतिविधियां परिचालित रहती हैं। प्रत्येक व्यवस्था के कुछ आवश्यक साधन होते हैं, कुछ विशिष्ट उपकरण होते हैं, और उसकी अपनी अलग विशेषताएं होती हैं जो उसे अन्य व्यवस्थाओं से अलग रखती हैं। जो मूर्त व्यवस्थाएं होती हैं उनके केंद्रीय तत्वों को जानना सरल होता है, और जो अमूर्त व्यवस्थाएं होती हैं उनके केंद्रीय तत्वों को जानना अत्यंत कठिन होता है। जैसे
पाचन तंत्र, इसका केंद्रीय तत्व है भोजन का पचना और उसे रक्त में मिला करके ऊर्जा उत्पन्न करना। इसी प्रकार से श्वास व्यवस्था का जो केंद्रीय तत्व है वो है श्वास प्रश्वास, और उसके माध्यम से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बराबर बना करके रखना। यदि राजनीति विज्ञान की हम बात करें तो राजनीति विज्ञान में जो राजनीतिक व्यवस्था है शब्द है वो व्यवहारवादी क्रांति का परिणाम है। व्यवहारवादी क्रांति से पूर्व 20वीं शताब्दी से पूर्व परंपरागत राजनीति विज्ञान में व्यवस्था के स्थान पर राज्य की अवधारणा प्रचलित थी। राजनीति विज्ञान शब्द की परिभाषा ही इस प्रकार से की जाती थी कि राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है, या राजनीति विज्ञान में राज्य के प्रमुख तत्व सरकार का अध्ययन किया जाता है, या राज्य और सरकार इन दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसलिए राजनीति विज्ञान का संबंध पूरी तरह से राज्य और सरकारों के अध्ययन तक सीमित था। किंतु 20वीं शताब्दी में अनेक नए राज्यों की स्थापना होने के कारण, विउपनिवेशीकरण की प्रक्रिया के कारण ऐसे नए नए राज्य मानचित्र पर उभरे, जिनके कारण परंपरागत दृष्टिकोण से राज्य की अवधारणा को समझना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया, क्योंकि जो यूरोपीय राज्य थे, जो हजारों सालों से अपने आप को एक व्यवस्थित ढांचे में बनाए हुए थे, नए उभरने वाले राज्य उस प्रकार से नहीं थे, और इन राज्यों में जो विभिन्न समस्याएं हैं वो समस्याएं भी ऐसी थीं कि उनका परंपरागत राजनीति विज्ञान के सीमाओं में रहते हुए अध्ययन नहीं किया जा सकता था। इसीलिए द्वितीय महायुद्ध के बाद व्यवहारवादी क्रांति के परिणाम स्वरूप यह अनुभव किया गया कि एक ऐसा संकल्पनात्मक समुच्चय, एक ऐसा अवधारणात्मक सेट होना चाहिए जिसको हम राज्य शब्द से रिप्लेस कर सकें और जिसका प्रयोग राज्य शब्द के स्थान पर किया जा सके। तब इसी प्रयत्न के परिणाम स्वरूप राजनीति में भी व्यवस्था की अवधारणा को आयातित कर लिया गया और 1960 के आसपास पूरी तरह से राजनीतिक व्यवस्था शब्द के अनुसार राजनीति विज्ञान में शोध और अध्ययन होने लग गए। जहां तक केंद्रीय तत्व की बात है तो राज्य का जो केंद्रीय तत्व था वो कानून या विवेक की सत्ता को माना जाता था। यह माना जाता था कि राज्य का मूल तत्व है कानून, अर्थात राज्य में कानून का शासन होता है। विभिन्न कानूनों को बनाना, उनको लागू करना और कानूनों का पालन नहीं करने वाले को दंडित करना राज्य का मूलतः यही कार्य होता है। कानून के द्वारा राज्य में सुव्यवस्था बनाए रखना। इस प्रकार इस कानून शब्द की अवधारणा के इर्द गिर्द ही पूरा राज्य का संकल्पना, पूरे राज्य की अवधारणा चलती रहती थी। किंतु जब इसका स्थान राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा ने ले लिया तो राजनीतिक व्यवस्था में कानून का स्थान जिस केंद्रीय तत्व ने ले लिया वह है शक्ति अथवा सत्ता की संकल्पना। अर्थात कानून के भीतर भी जो मूल शक्ति काम कर रही है वास्तव में उसका अध्ययन करना। तो इस प्रकार से अब राजनीतिक व्यवस्था में केवल उसे राज्य तक और कानूनों तक सीमित नहीं रख करके उसमें अन्य विविध तत्वों का अध्ययन किया जाता है जिनका मूल शक्ति या सत्ता की अवधारणा में निहित है। जैसे कि मैक्स वेबर एक विचारक हुए हैं, उनके अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का केंद्रीय तत्व है औचित्यपूर्ण भौतिक बल प्रयोग, अर्थात भौतिक बल प्रयोग जो राज्य सेना और पुलिस के माध्यम से कर सकता है, उस बल प्रयोग की जो शक्ति है
वो किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की केंद्रीय अवधारणा है। डेविड ईस्टन राजनीतिक व्यवस्था में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन को उसके केंद्रीय तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं। मूल्य अर्थात बहुत सारे पद होते हैं, आदर है, सम्मान है, विभिन्न राजनीतिक जो आवंटन है, विभिन्न जो राजनीतिक मुद्दे हैं, उन सब का आधिकारिक या कानूनी तौर पर जो वितरण है वो राजनीतिक व्यवस्था का केंद्रीय तत्व है। राजनीतिक व्यवस्था निरंतर समाज को कुछ न कुछ देती है और वो आधिकारिक रूप में देती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि गरीबों को भोजन का वितरण किया जाता है, निशुल्क वितरण किया जाता है, तो यह एक कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाता है। या यदि किसी गरीब को मुफ्त में मकान दिया जाता है, या किसानों को यदि ऋण माफ किए जाते हैं, या बच्चों की पढ़ाई का जो निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, इस प्रकार राजनीति निरंतर समाज को कुछ न कुछ देने का, जो वितरण करने का, और वितरण भी समान रूप से न्यायपूर्ण वितरण, डेविड ईस्टन के अनुसार यह राजनीतिक व्यवस्था का केंद्रीय तत्व होता है। लासवेल और कैपलन राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीय तत्व के रूप में कठोर वंचनाओं को स्वीकार किया जाता है। अर्थात केवल राजनीतिक व्यवस्था में ही वो शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को किसी वाजिब कारण से किसी चीज से पृथक कर सकती है। जैसे अपराधी को सजा देना, तो उसे सामान्य रूप से सामान्य जीवन जीने से वंचित कर देना और उसे कारागार में डाल देना। कोई यदि कार्मिक ठीक से काम नहीं करता है तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करके उसे उसके जो उसके हिस्से हैं उससे उसको वंचित कर देना। इस प्रकार की कठोर कार्यवाही करने की क्षमता और उसको समाज से स्वीकृति दिलाना, ये कठोर वंचनाएं, ये केवल राजनीतिक व्यवस्था का ही केंद्र हो सकता है। रॉबर्ट डॉल जो है वो राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीय तत्व के रूप में शक्ति और सत्ता को स्वीकार करते हैं, और कैटलिन के अनुसार यह इच्छाओं का नियंत्रण है। राजनीतिक व्यवस्था एक व्यापक समाज व्यवस्था के भीतर कार्य करती है और इसके साथ मनुष्य से संबंधित अन्य अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे धार्मिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, एक धार्मिक और नैतिक व्यवस्था, और इसके साथ ही भौगोलिक व्यवस्था भी, भौगोलिक वातावरण भी। ये सभी मूर्त अमूर्त व्यवस्थाएं मिलकर लगातार राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती हैं और स्वयं भी उनसे प्रभावित होती है। राजनीतिक व्यवस्था ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें अन्य व्यवस्थाओं को नियंत्रण करने की क्षमता होती है, और यह व्यवस्था इस रूप में अन्य व्यवस्थाओं से अलग होती है कि यह केवल आदेश देने वाली व्यवस्था है, यह किसी भी अन्य व्यवस्था से आदेश ग्रहण नहीं करती है। इसलिए यह केवल एक आधिकारिक और सत्तात्मक व्यवस्था है। राजनीति विज्ञान में यदि व्यवस्था सिद्धांत के प्रचलन की बात करें तो इसका सर्वाधिक व्यवस्थित अध्ययन या इसका जो आयात है अन्य व्यवस्थाओं से, समाज विज्ञान से और मनोविज्ञान से, वो सबसे पहले इसका श्रेय डेविड ईस्टन को दिया जा सकता है। डेविड ईस्टन जो कि व्यवहारवाद का प्रणेता था, उसी ने राजनीति विज्ञान में व्यवस्था सिद्धांत को प्रचलित किया। उसने इसके बारे में अनेक ग्रंथों की रचना की और सैकड़ों लेख लिखे, और उसमें राजनीतिक व्यवस्था की अवधारणा को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। 1953 में उसने एक पुस्तक लिखी, द पॉलिटिकल सिस्टम। 1965 में उसकी 2 पुस्तकें आई, अ फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल एनालिसिस तथा अ सिस्टम्स एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। इस प्रकार उसने व्यवस्था सिद्धांत क्या है, उसके मूल अवधारणात्मक
विशेषताएं क्या हैं, इनको समझाया और उसी की बताई हुई व्यवस्था के सिद्धांत पर अन्य विचारकों ने अध्ययन प्रारंभ किए, जिनमें से आमंड और कोलमैन, आमंड और पावेल, इन दोनों ही विचारक द्वय ने तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग करते हुए महत्वपूर्ण शोध किए। एडवर्ड शील्स ने भी विकासात्मक राजनीति के बारे में अपने शोध किए। कार्ल डॉयच ने संचार सिद्धांत और लासवेल और कैपलन, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग किया। इस प्रकार आज तो स्थिति यह है कि हम राज्य शब्द के स्थान पर सामान्य राजनीतिक बोलचाल की भाषा में राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग करते हैं और व्यवस्था एक तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए एक इतनी सरलतम अवधारणा बन गई है जिसके अनुसार हम आसानी से राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न तत्वों को समझ सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के भीतर बहुत सी उपव्यवस्थाएं भी विद्यमान होती हैं और वे सभी उपव्यवस्थाएं मूलतः राजनीतिक व्यवस्था के लिए ही कार्य करती हैं। जैसे भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल, संसद, मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, विभिन्न राज्यों की सरकारें, विभिन्न स्थानीय सरकारें, ये सभी अलग अलग स्तरों पर उप राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं और ये सभी उप राजनीतिक व्यवस्थाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित रहते हुए मूल रूप में राजनीतिक कार्यों को करती हैं और इन्हीं के परिणाम स्वरूप राजनीतिक व्यवस्था को जीवन प्राप्त होता है और यह चलायमान रहती है। धन्यवाद।